दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और तब से लेकर आज तक के इतिहास और वर्तमान की बात करें तो नाथूराम गोडसे अभी भी विवाद का एक बहुत बड़ा विषय बने हुए हैं। और जब जब नाथूराम गोडसे का कोई प्रसंग आता है, कोई घटनाक्रम आता है, तो उस सिलसिले में आरएसएस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी घिर जाती है। और इसीलिए इस मसले को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी मुखर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे मामले में वो विपक्ष के निशाने पर आ जाए। लेकिन जब यही विषय भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सवाल के तौर पर सामने लाया जाता है तो कई राजनीतिक बयानबाजियां, घटनाक्रम सामने आने लगते हैं। अभी के ताजा मामले का जिक्र करते हैं आपके सामने कि नाथूराम गोडसे को लेकर जब उमा भारती से सवाल पूछा गया तो उमा भारती ने मुखर तौर पर खुलकर नाथूराम गोडसे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उमा भारती ने कहा कि वो आतंकवादी से भी बढ़कर था, उसके द्वारा किया गया कृत्य स्वीकार्य नहीं है। उमा भारती इस संदर्भ में अपनी बात रख रही थी और उन्होंने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी से भी बढ़कर बताया। अब उमा भारती तो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है, फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन उनका इस समय बयान आना और इसके साथ साथ कई और तमाम चीजें जो इस वक्त चल रही हैं, ये बातें कई सवाल पैदा कर रही हैं। और इन्हीं सवालों में से एक सवाल निकला है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब उन्हें अपनी सत्ता बचाना कोई मुश्किल काम लग रहा है। उमा भारती के इस बयान से जोड़कर देखें तो बहुत गहराई इसमें प्रतीत होती है। देखिए, उमा भारती जो हैं वो एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय में उनकी तूती बोलती थी। वो खुलकर बैटिंग किया करती थी और विपक्ष को घेरने में किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी एरा शुरू हुआ, मोदी युग शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उमा भारती हाशिए पर चली गई और अब एक बार फिर से उनका खुलकर सामने आना, ये बयान देना और इसके साथ साथ जो मैं कुछ बातें और बता रहा हूं उनका भी इसके साथ जोड़कर देखना कई सवालों को जन्म दे रहा है। पहला कारण तो उमा भारती का मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ और चीजें भी जोड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर यह कहा कि वो किसानों, मछुआरों और दुग्ध उत्पादकों को टैरिफ के चलते कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मछुआरों, किसानों और दुग्ध उत्पादकों को नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। यह व्यक्तिगत कीमत क्या हो सकती है, आप सब जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्यक्तिगत कीमत उनकी कुर्सी है, उनका सत्ता पर जो वर्चस्व है वो है। नहीं तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, पारिवारिक हिस्ट्री को आप सब लोग जानते ही हैं, कोई बिजनेस उनका नहीं है। यानी वो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुझे अगर कुर्सी छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये उनके बयान का अर्थ निकाला जा रहा है। और आज फिर उन्होंने बात कही। एक और प्रसंग इसके साथ ऐड करते हैं। आज पीएम मोदी ने आरएसएस को लेकर बयान दिया। अपने 12 साल के लिए, 12 साल के अब तक के इस पूरे घटनाक्रम में जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा ध्वजारोहण किया, वो पहली बार आरएसएस को लेकर बोल रहे हैं कि आरएसएस जो है वो उसका 100 साल का जो इतिहास है और वर्तमान है, गौरवपूर्ण रहा है, उनका बड़ा योगदान रहा है। अब इसी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए। जयराम रमेश ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो कुर्सी है वो आरएसएस के रहमो करम पर है और वो उनको खुश करना चाहते हैं कि कहीं उनकी कुर्सी पर कोई खतरा तो पैदा नहीं हो जाएगा। और पिछले दिनों 2025 के मार्च की बात करें तो अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पीएम मोदी पहली बार आरएसएस मुख्यालय जाते हैं। अब इन चीजों को आप जोड़कर देखिए, कई बातें निकलकर सामने आएंगी। एक तो प्रधानमंत्री बनने से पहले हो गए थे, लेकिन पीएम बनने के बाद वो पहली बार आरएसएस मुख्यालय जाते हैं मार्च में।
इसके साथ साथ टैरिफ का मसला है। इस टैरिफ विवाद में प्रधानमंत्री मोदी इतने उलझ गए हैं कि उनके लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वो सीधे तौर पर ट्रंप को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। कह जरूर रहे हैं कि हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन ट्रंप ने जो मुश्किलें खड़ी की हैं उनसे हिंदुस्तान के एक तबके में बहुत बड़ी खलबली है, और वो है हिंदुस्तान का कॉरपोरेट घराना। और किसी भी सत्ता को चलाने के लिए, किसी भी कुर्सी को चलाने के लिए सबसे बड़ा योगदान कॉरपोरेट घराने का होता है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। अब कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों का सब प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे ट्रंप और मोदी के बीच जो एक संघर्ष चल रहा है, इससे नुकसान उन्हें हो रहा है। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी तो उस दौरान भी कॉरपोरेट घरानों की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ी थी। अब अगर कॉरपोरेट घराने को प्रधानमंत्री मोदी नाराज करते हैं तो यह भी एक चुनौती बड़ी हो जाएगी। यहां पर वो घिरे हुए हैं, किसानों को बचाते हैं, मछुआरों को बचाते हैं, दूध उत्पादकों को बचाते हैं, तो कॉरपोरेट घराना मर जाएगा। ऐसी स्थिति में पीएम के लिए इधर कुआं उधर खाई है। दूसरी तरफ एसआईआर का मसला है। इस एसआईआर के मसले पर भी चुनाव आयोग के बहाने भारतीय जनता पार्टी घिर रही है। वहां पर भी उसके सामने विपक्ष चुनौती खड़ी कर रहा है, और यह पहली बार है जब पीएम मोदी को विपक्ष ने इतनी बड़ी चुनौती दी है। इन 12 सालों में ऐसा पहली बार प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष जो है वो सत्ता पर हावी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। बहुत से ऐसे घटनाक्रम हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का सिंहासन जो है खतरे में नजर आ रहा हो। और मैंने उमा भारती का जिक्र इसलिए किया कि इतने सालों में उमा भारती ने कभी गोडसे को लेकर बयान नहीं दिया, वो अब बोल रही हैं, अब ऐसी बात कर रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं उनको इशारा हो गया है, कहीं ना कहीं उनको बोल दिया गया कि आप खुलकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी खबरें आ रही है कि उनकी कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं, कांग्रेस के संपर्क में, कांग्रेस उनके संपर्क में है। यह भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसा तो नहीं है कि पीएम मोदी के ऊपर ही नायडू या उनके समर्थक दबाव बना रहे हो कि देखिए भाई अब बहुत हो गया है, हम चाहते हैं कि अपने तरह के सिस्टम चले, ऐसे किसी व्यक्ति को कुर्सी पर देखना चाहते हैं जो सबको साधने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला हो। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो शैली है, जो छवि है, बहुत मुखर है, बहुत खुलकर वो बात रखते हैं और डंके की चोट पर काम करते हैं। तो ऐसे में शायद उनके सहयोगी दलों को बात गवारा ना हो। ऐसे कई समीकरण हैं जो इन दिनों में बन रहे हैं, इन दिनों में नजर आ रहे हैं। और इन तमाम समीकरणों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी थोड़े असहज महसूस कर रहे हैं और वो खुलकर मीडिया में बयान दे रहे हैं, खुलकर बात रख रहे हैं। अगर वास्तव में चीजें अंदर खाने चल रही हैं, जिनका संकेत तो मिल रहा है, अगर वो घटित होती हैं, समीकरण ऐसे बनते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस की तरफ से तैयारी चल रही हो कि मोदी के 75 साल होने वाले हैं, उनकी जगह किसी नए चेहरे को कुर्सी पर बैठाया जाए। और ये सब जानते हैं कि अगर आरएसएस नाराज होता है तो बिहार की कुर्सी खतरे में है, उत्तर प्रदेश का चुनाव खतरे में पड़ जाएगा, और 2029 की सत्ता भी खतरे में पड़ सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, जैसे कि बातें पिछले दिनों घटित हुई हैं, जो उनकी तरह से काम करे, उनके हिसाब से काम करे। क्योंकि बीजेपी या मोदी या शाह या जेपी नड्डा जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग लीग तैयार कर रहे हैं, और उसी लीग से कहीं ना कहीं आरएसएस को नाराजगी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त सियासत में घटित हो रही हैं, संघ में घटित हो रही हैं, और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इन तमाम मसलों को देखें और खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसा बोलना कि मैं अपने व्यक्तिगत नुकसान के लिए भी तैयार हूं, उठाना पड़े तैयार हूं, क्या ये चीजें इस बात को लेकर पुख्ता करने की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने के बाद रिटायर हो जाएंगे, उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा? व्यापारियों की नाराजगी अपने आप में बड़ी हो सकती है, और खुद बीजेपी के कुछ लोगों का ऐसे बोलना, खुलकर बोलना। अब इनको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट में राय जरूर दें, और बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।